प्रोटेस्ट हुआ है उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? आज कराची सिटी कोर्ट में जी, सिटी कोर्ट में जो इंसाफ दायर फोरम का एक प्रोटेस्ट हुआ 27वें अमेंडमेंट के हवाले से। अब सबसे पहले तो मैं 27वें अमेंडमेंट के हवाले से एक सिंपल सी बात करना चाहूँगा कि चंद अल्फाज में ये 27वें अमेंडमेंट क्या है, इसमें जो अमेंडमेंट है वो बताना चाहूँगा। हम क्यों एहतजाज कर रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ, इंसाफ दायर फोरम क्यों इसके खिलाफ है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस 27 अमेंडमेंट क्यों खिलाफ है। इसकी पहली अमेंडमेंट है 93 जो आर्टिकल है उसमें इन्होंने अमेंड किया है, सीएम के एडवाइज़र को, प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र को बढ़ाया, 5 से 7 कर दिए, यानी कौमी खजाने में डाके के लिए 2 उम्र बढ़ा दिए। उसके बाद आर्टिकल 130 में इन्होंने जो अमेंड किया है उसमें जो सीएम के एडवाइज़र थे 5 वो 7 कर दिए, और कैबिनेट के जो मेम्बरान थे पहले 15 थे अभी 17 कर दिए, और तमाम ऑल ओवर मेंबरशिप जो 11% थी वो 13% कर लिया। आर्टिकल 130 में जो अमेंडमेंट हुई इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि करप्शन के लिए और लोगों को जमा कर रहे हैं, मजीद अपार्टमेंट कर रहे हैं, और पाकिस्तान के जो आवाम का पैसा है वो लूटने का एक तरीकाकार है। अब आएंगे उसके बाद आर्टिकल 200 में, उन्होंने 200 में क्या किया, आर्टिकल 200 में प्रेसिडेंट को इख्तियार दे दिया कि जजों को जहाँ चाहे वो ट्रांसफ़र कर दे। इसका मतलब ये होगा कि जज आइन और कानून के मुताबिक खड़ा होगा, उसको जब चाहे ट्रांसफ़र करेंगे, इंसाफ का कत्ल कर दिया। उसके बाद आए आर्टिकल 206 में इन्होंने अमेंडमेंट किया। वो क्या अमेंडमेंट है, हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनको सुप्रीम कोर्ट और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट में लाएंगे। अगर लाने का डिसीजन होगा, अगर वो रिफ्यूज़ करेंगे, नहीं मानेंगे तो उनको रिटायर कर सकते होगा। मतलब ये है कि जो इंडिपेंडेंट जज होंगे आइन के हक़ में फैसले देंगे, पाकिस्तानी अवाम के हक़ में फैसले देंगे, उनको क्या किया जाएगा, ट्रांसफ़र करने की कोशिश करेंगे, और बाद में एक बोलेंगे भाई आप वो नहीं मानेंगे तो ये निकाल देंगे। ये भी इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर एक पूरा एक हमला है। उसके बाद आए आर्टिकल 206 में तो कंसेंट आ गया। अब आए आर्टिकल खास तौर पे इन्होंने जो हरकत की आर्टिकल 209 जुडिशल कमीशन क्या बन गया, एक हुकूमती इदारा बन गया जुडिशल कमीशन। उसमें क्या होगा, हुकूमत के लोग बैठेंगे और लोग जो जजों के इंतखाब वो करेंगे। इसका मतलब ये है कि जुडिशरी को पूरा एग्जीक्यूटिव के नीचे आ गया। फिर आएंगे आर्टिकल आगे आते हैं आर्टिकल 243 जो और सा आर्म फोर्सेस है, वहाँ पर फील्ड मार्शल को लाइफ टाइम उन्होंने क्या कर दिया है, इस्तिस्ना दे दिया। या इस्लामी जूरिस्प्रूडेंस में कहीं ये कंसेप्ट नहीं है, तस्वुर नहीं है। अब आए आर्टिकल 248 पर आए, जो प्रेसिडेंट को लाइफ टाइम इन्होंने क्या दिया है, इम्यूनिटी दी है। उसके अल्फाज ये हैं, नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स व्हाटसोएवर शैल नॉट बी इनिशिएट अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इन हिज लाइफ टाइम। यानी जितने भी अमेंडमेंट आपको बताए मैंने, ये पार्लियामेंट जो आर्टिकल 50 के तहत कायम होती है वो ये अमेंडमेंट करने का इख्तियार हासिल करती है। इंटरेस्टिंग बात सुन लीजिएगा, जो पार्लियामेंट है वो आइन ये कहता है कि पार्लियामेंट जो बनेगी वो चूजन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। अब इस वक्त जो पार्लियामेंट है वो फॉर्म 47 एस्टेब्लिशमेंट के सिलेक्टेड पार्लियामेंट है। इनके पास आर्टिकल 238 और 239 के तहत अमेंडमेंट करने का भी इख्तियार नहीं, क्योंकि ये पार्लियामेंट की डेफिनेशन में नहीं आती है। पार्लियामेंट के अंदर वो लोग होंगे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 180 से ज़्यादा अवाम ने मुंतखब किया था, वो पार्लियामेंट असल में। अब ये जो पार्लियामेंट यहाँ पर है वो पार्लियामेंट ये हक भी नहीं रखती है अमेंडमेंट के। ऑल ओवर देखें इस अमेंडमेंट जो मैंने आर्टिकल 93 से लेके सारे अमेंडमेंट बताए, इसमें अवाम के लिए कुछ भी नहीं है, रूल ऑफ लॉ के लिए कुछ भी नहीं है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के लिए कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एलिट जो पाकिस्तान में है उनको एम्पावर करने का। इसमें एक और मजे की बात सुने, अभी पाकिस्तानी कौम में ये बात डिस्कस नहीं हुई है। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट क्या है आपको पता है, आर्टिकल 243 में तो उसको फील्ड मार्शल को इस्तिस्ना मिला, आर्टिकल 248 में प्रेसिडेंट को इस्तिस्ना मिला। फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में सारे करप्ट सिस्टम को तहफ़्फ़ुज़ मिला है। जितने भी केसेस जाएंगे करप्शन के खिलाफ वो वहाँ से उड़ा देगा। ऑल ओवर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दायर फोरम और PTI इसलिए मुखालिफ है कि ये अवाम दुश्मन अमेंडमेंट है, इसको कम्प्लीट तौर पर हम रिजेक्ट करते हैं।